आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम टीजीटी होम साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका एग्ज़ाम 9 मार्च 2019 को हुआ था। ठीक है, ये पेपर 2019 का है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है। ये कथन दिया गया है कि जो जंगली रेशम होता है वो जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो जो संवर्धित रेशम होता है उससे अलग दिखता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जंगली रेशम होते हैं वो क्या करते हैं, वो ओक के पत्ते खाते हैं। क्योंकि ओक के पत्ते में क्या होता है, ओक के पत्ते में टैनन पाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसके कीड़ों के द्वारा जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं, जो उससे रेशम बनाया जाता है, वो बहुत ही खुरदरा, चमकहीन और क्या होता है, इसका धागा बहुत ही कड़ा होता है। ठीक है, बहुत ही कड़ा होता है। तो जब हम इसके रेशम को देखते हैं तो सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं तो बहुत ही खुरदरा कड़ा सा दिखाई देता है। और जो हमारा रेशम का होता है, जिसे हमें पालन के द्वारा, जो उसका पालन करते हैं कीड़ों को, उसके द्वारा जो रेशम प्राप्त होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, चमकदार, बहुत ही चमकीला होता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। नेक्स्ट है, इंटर इंटरलैसिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिज़ाइन के अनुसार डैश का नाम रखा जाता है। जब हम तानों और बानों के द्वारा हम जब बुनाई करते हैं, कपड़े की बुनाई कैसे होती है, तानों और बानों के द्वारा ही बुनाई की जाती है। ठीक है, आपस में इसको लपेट कर ऐसे करके बुना जाता है कपड़ों को, तो उसे हम बुनाई कहते हैं। ठीक है, तानों बानों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। नेक्स्ट है, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, वो अपने तनों में क्या करता है, स्टार्च के रूप में एकत्रित करके रखता है, उसी को वो भोजन ग्रहण करता है, उसी से पौधे। नेक्स्ट है, पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को डैश लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जो पोषक तत्व है उनके जब ऑक्सीकरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा जो प्रयुक्त होती है, उसको अनुपात को हम क्या कहते हैं, उसको हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन को दोनों में ही इसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, डैश शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जब रेशम, ठीक है, रेशम और ऊन की कपड़ों की जब बनावट होती है तो उसमें हम उसको भराई करते हैं। ठीक है, उसको भराई करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, वेटिंग। ठीक है, वेटिंग जो प्रक्रिया होती है, परिसज्जाओं की सारी ये प्रक्रिया, नैपिंग, वेटिंग, मोइंग और ग्लेजिंग। ठीक है, सारी प्रक्रियाएं वस्त्रों में, अलग अलग वस्त्रों में दी जाती है। और रेशम ऊन में ऊन की जो भराई के लिए जो वेट बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, उसे वेटिंग कहते हैं। और ये जो आप सब देख रहे हैं परिसज्जाएं, इनका वीडियो बहुत ही अच्छे से पिक्चर के मदद से आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया, तो आप जाकर इसे देख सकते हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके वस्त्रों की परिसज्जाएं वीडियो आप जाके देखें, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, एक तो आना ही आना है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट है, फ्लैक्स के पौधों के लिए डैश प्राप्त के लिए रिपलिंग की जाती है। जो फ्लैक्स के पौधे हैं उसमें रिपलिंग क्यों की जाती है, क्योंकि उससे हमें लिलन प्राप्त होता है। और लिलन क्या होता है, ये लंबाई में अच्छा होता है, जो इसके धागे प्राप्त होते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के, अच्छी किस्म की प्राप्त होती है। तो इसकी जो धागों की लंबाई होती है वो होती है 20 से 30 इंच तक। ठीक है,
नेक्स्ट है ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा का कुचालक रेशम होता है। ठीक है, रेशम एक प्राकृतिक रेशा प्रोटीन होता है। ठीक है, ये प्रोटीन से बना हुआ रेशा होता है और इसे निर्मित होने के कारण इस जब वो प्रोटीन से बना है इसलिए ये क्या होता है, कुचालक होता है। और ये ठंडी मौसम होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पटोला साड़ियाँ डैश द्वारा उत्पादित की जाती है। तो किसके द्वारा पटोला साड़ियाँ बनाई जाती है, तो ये टाइन एंड डाई के द्वारा पटोला साड़ियाँ बनाई जाती है। इसे कपड़ों में बांध कर टाइन एंड डाई मतलब कलर में डुबो दिया जाता है जिससे हमें एक प्रिंट बन जाता है। नेक्स्ट है सर्फ एक डैश है, सर्फ एक क्या है, डिटर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेम और स्नेह की आवश्यकता डैश आवश्यकता है। जो हमें प्रेम और स्नेह जो हमें चाहिए जो आवश्यकता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम मनोसामाजिक आवश्यकता कहते हैं। जो समाज में प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है सारे मनोसामाजिक के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है डैश बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर है। तो जो बालक होता है वो सबसे पहले कहाँ सीखता है, उसको प्राथमिक उसको कहा जाए तो वो होता है परिवार, उसके बाद वो ही विद्यालय में सीखता है। ठीक है, तो उसका सबसे पहले विद्यालय क्या होता है, उसका परिवार होता है, वही बच्चा क्या होता है देखकर सीखता रहता है। नेक्स्ट है गुर्दा एक डैश स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोएटिक कारक कहते हैं। तो जो गुर्दा रीनल एरिथ्रोपोएटिक कारक जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो ये एक प्रकार का एंजाइम कहलाता है। ठीक है, गुर्दे के द्वारा स्रावित की जाती है। और देखा जाए यहीं से और भी क्वेश्चन बनते हैं कि गुर्दों के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है। गुर्दा दो प्रकार का हार्मोन जो पूछा जाता है वो है, जिसमें सबसे पहला है एरिथ्रोपिटीन। ठीक है, ये एक प्रकार का हार्मोन है जो गुर्दों के द्वारा स्रावित होती है। और जो दूसरा है वो है कैल्सीट्रियोल, कैल्सीट्रियोल। ठीक है, ये दो प्रकार के जो हार्मोन हैं वो गुर्दों के द्वारा जो गुर्दा स्रावित करता है। तो आप लोग दोनों नाम याद रखिए, एग्जाम में इस बार पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणु भोजन विषाक्तता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये भोजन में विषाणु जो होते हैं जीवाणु उसके द्वारा फैलता है। ठीक है, दूषित हो जाता है, उसमें मट्टी धूल मिट्टी सब उसमें भोजन में मिक्स होने के कारण ये विषाक्तता फैलती है। नेक्स्ट है प्रकार 2 डायबिटीज़ मेलिटस डैश कहलाती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलिटस कहलाती है। ठीक है, टाइप 2 तो ये हो गई। जो टाइप 1 होती है वो होती है, ठीक है, टाइप 1 इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलिटस कहलाती है। इसमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है और टाइप 2 में इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो टाइप होता है ये किशोरों में होता है और ये जो होता है ये प्रौढ़ों में अधिक देखा जाता है टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसव के बाद की अवधि डैश और दूधपान है। तो जो इसकी प्रसव के बाद की अवधि को हम पोस्ट पार्टम अवधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता डैश है जबकि विद्यालय उपस्थिति डैश है। तो जो विस्तारण की शिक्षा में प्रतिभागिता ऐच्छिक होनी चाहिए। ठीक है, ऐच्छिक, और विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य मतलब जो आवश्यक है वो होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है अयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है।
जब हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं ठीक है, तो इसमें साझेदारी और निर्णय निर्माण होना चाहिए। ठीक है, हम मिलजुल के कार्य करते हैं इसमें। नेक्स्ट है, डैश यंत्र एक उपकरणी या संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो इसके अंतर्गत जो है वो आता है हमारा दृश्य। इसमें हम देख तो सकते हैं पर सुन नहीं सकते। और जो श्रव्य होता है उसमें हम सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट है श्रव्य और दृश्य दोनों, तो इसमें हम देख और सुन दोनों सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है, डैश वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन में, ठीक है, तो उसका जो है वो कौन करता है? वो संप्रेषक करता है। ठीक है, तो इसमें आपको पहले बता दें, इसमें 5 होते हैं। ठीक है, 5 प्रक्रियाएं होती हैं जो एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछा गया। और इसका जो कम्युनिकेशन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका जो फर्स्ट होता है वो होता है विचार। ठीक है, विचार, ठीक है, जिसे आइडिया कहते हैं वो। इसके बाद क्या होता है? जो विचार होता है जो कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन कर रहा है उसके दिमाग में जो विचार आता है वो सबसे पहला, उसका पहला चरण होता है। पहले दिमाग में विचार आता है, फिर जो प्रेषक होता है, ठीक है, जो प्रेषक होता है जिसे हम कहते हैं स्पीकर या सेंडर, जो मैसेज भेजता है, ठीक है, वो होता है। उसके बाद जो थर्ड है वो प्राप्तकर्ता कहलाता है, प्राप्तकर्ता। ठीक है, जो मैसेज को प्राप्त करता है, जो प्रेषक जिसको मैसेज भेजता है, जो प्राप्त करता है। ठीक, उसके बाद आता है संदेश। जो विचार प्रेषक के माइंड में आया वो प्रेषक अपना विचार प्राप्तकर्ता को देता है, उसको प्राप्त होता है मैसेज, जो संदेश है प्राप्तकर्ता को प्राप्त होता है। उसके बाद आता है हमारा 5वां प्रतिपुष्टि। ठीक है, प्रतिपुष्टि जिसे फीडबैक कहते हैं, तो वो प्राप्त करता है अपना फीडबैक देता है। ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। तो 5 इसके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 5 इसके प्रकार हैं जो इसी प्रकार से चलते रहते हैं। ठीक है, जो प्रक्रिया है इसी प्रकार से चलती रहती है। नेक्स्ट है, डैश नेता इस प्रकार परिचालन करता है जिससे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का नेता क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का नेता तानाशाही कहलाता है, जो किसी पर भरोसा नहीं करता है, अपना ही चलाता है, अपने हिसाब से ही उसका संचालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आरंभिक बाल्यकाल डैश आयु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो आरंभिक बाल्यावस्था है और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गैंगपुर अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, बच्चे जो होते हैं खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, समूहों में, इसलिए इसको गैंगपुर अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसकी बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। तो ये जो होता है ये अधिग्रहित कहलाता है। ठीक है, अधिग्रहित रोग में ही इसमें टीका दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।